देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी की लहर है पीएम की, वो कहीं न कहीं दक्षिण भारत में पहुंचने में असफल रही है। उसके कई अपने कारण हैं। एक तो मजबूत राजनीतिक सहयोगी दक्षिण भारत में बीजेपी खोजने में असफल रही है। को मिलता है कि 3 राज्यों में बहुमत के साथ सरकार बना लेती है भारतीय जनता पार्टी, और तेलंगाना और मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर वो दबदबा कायम नहीं कर पाई, या ये कहें कि वो भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पाई जिस भाषा का इस्तेमाल राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में करती हुई नजर आई है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम सोमवार को जगजाहिर हो गए, जहां 3 प्रमुख राज्यों में बीजेपी ने एक बार फिर से सत्ता का रास्ता तय कर लिया है, तो बाकी 2 राज्यों में मिजोरम और तेलंगाना में यहां अन्य दलों की सरकार बनी, जिसमें से तेलंगाना में कांग्रेस ने एंट्री मारी है और पहली मर्तबा कांग्रेस अब तेलंगाना में सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने दमदार तरीके से वापसी की है, जिसके बाद एक बार फिर से यह बात निकलकर सामने आई है कि 2013 और 2014 के लोकसभा चुनावों में जिस मोदी लहर का जिक्र था, क्या वो लहर अभी भी बरकरार है, जिसका कहीं ना कहीं हमें एक अंश मात्र देखने को मिला है यहां पर इन प्रमुख रूप से 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में। लेकिन अब जब जिक्र आ रहा है क्या मोदी लहर एक बार फिर से बरकरार है, तो यहां पर सवाल भी उठ रहा है कि मोदी लहर आखिर क्यों दक्षिण भारत तक पहुंच नहीं पा रही है। जहां इन 3 प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने जीत हासिल की, तो तेलंगाना भी एक ऐसा राज्य था जहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं उम्मीद कर रही थी कि वो कुछ बड़ा खेला कर सकती है, लेकिन 8 से 9 सीटों पर पार्टी सिमट कर रह गई। इसके अलावा इसी साल हुए कर्नाटक विधानसभा चुनावों में भी सत्ता बीजेपी के हाथ से निकल गई, और भी तमाम राज्य हैं जहां पर बीजेपी को लेकर सवाल उठते हैं कि आखिर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू उन राज्यों में नहीं चल पाता। ऐसे ही इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज हम अपनी इस खास पेशकश में न्यूज रूम में मौजूद अपने ही साथियों से लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे सहयोगी आकाश हैं। आकाश से मैं सवाल लेना चाहूंगा। आकाश, जिस तरह से 3 राज्यों में यहाँ पर बीजेपी को जो है जीत मिली है, तो क्या ये सवाल एक बार फिर बनता है कि हाँ जी हाँ, क्या मोदी लहर एकदम कायम है? हाँ बिल्कुल, देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से 3 राज्यों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की, आगे एक राज्य को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों पर अपना वर्चस्व दिखाती हुई, तो इस पर कोई दो राय नहीं कि यहाँ पर जो मोदी लहर है वो कायम। और चुनाव से पहले भी ये कहा जा रहा था, और देखने वाली बात यह थी कि अब तक सीएम फेस उन्होंने बताया नहीं था और मोदी के चेहरे पर ही यहाँ वोट पड़े। ये चाहे आपकी विधानसभा के चुनाव हो या फिर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, किन्हीं विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो वहाँ पर मोदी लहर बरकरार रहती है और सिर्फ मोदी के चेहरे पर यहाँ पर वोट पड़ते हैं। और इस बार भी यही देखने को मिला, और हो ना हो केंद्र के चुनाव पर भी यही देखने को मिलेगा, क्योंकि मोदी लहर हटने वाली नहीं और लगातार ये चलती ही जा रही है। तो यहाँ पर हमारे सहयोगी आकाश का कहना है कि इन चुनावों में साफ तौर पर देखने को मिला जो मोदी लहर है जिसका लगातार जिक्र होता है, वो कहीं ना कहीं मजबूती से हमें यहाँ पर दिखी, जिसका परिणाम प्रमुख रूप से इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों में भी देखने को मिला। ऐसे में अगला सवाल यहाँ पर हमारे सहयोगी राकेश जी हैं। राकेश जी से रहेगा कि राकेश जी, लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से आपने 3 राज्य यहाँ पर हासिल कर लिए, लेकिन तेलंगाना जब गवा दिया जो कहीं ना कहीं दक्षिण पूर्वी भारत का हिस्सा है, तो क्या जो नरेंद्र मोदी का जादू या मोदी लहर जो कही जाती है, क्या वो दक्षिण भारत तक पहुँचने में अब तक पिछले 9 सालों में भी नाकाम रही है? देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी की लहर है पीएम की, वो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में पहुंचने में असफल रही है। उसके कई अपने कारण हैं। एक तो मजबूत राजनीतिक सहयोगी दक्षिण भारत में बीजेपी खोजने में असफल रही है। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में भाजपा का संगठन सिर्फ चुनावों में ही सजग होता है, अगर मैं कर्नाटक को छोड़ दूं। तीसरी बात, दक्षिण भारत के भीतर जो अन्ना द्रमुक है उसके साथ बीजेपी किस रूप में जाएगी वो भी उसने तय नहीं किया है। चौथी बात जो सबसे ज़रूरी है, दक्षिण भारत, और आपने जिक्र किया तेलंगाना, 85% हिंदू आबादी है। वहाँ पर बीजेपी का ध्रुवीकरण का खेल नहीं चल पाना अपने आप में इस बात को बताता है कि दक्षिण भारत में ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण पॉसिबल नहीं है। आपको संगठन के स्तर पर विकास की बातें करनी होगी और तभी जाकर दक्षिण के द्वार खुलेंगे। तेलंगाना की हार के बाद ऐसा लग रहा है कि दक्षिण के लोगों ने भाजपा के लिए कहीं ना कहीं नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है।
यहाँ पर आपका कहना है कि दक्षिण भारत में एक मजबूत सहयोगी संगठन बीजेपी ढूंढ नहीं पा रही है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री एच.सी. देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस जो कहीं ना कहीं एनडीए में शामिल हो गई है, क्या उससे बीजेपी को मजबूती मिलेगी दक्षिण भारत की ओर? देखिए, जनता दल सेकुलर तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जेडीएस मैं कहूँ तो कर्नाटका का दल भी नहीं है, कर्नाटका के कुछ जिलों का दल है जो कि मैसूर के आसपास सिमटी हुई है। तो जेडीएस और अन्ना द्रमुक, अब अगर मैं आधार एक अन्ना द्रमुक को भी मान लूँ तो अन्ना द्रमुक एक राज्य की पार्टी है, दक्षिण के दूसरे राज्यों में भी उसका विस्तार है, लेकिन जेडीएस कर्नाटका के एक जिले क्षेत्र की पार्टी रह गई है। तो यहाँ पर हमारे सहयोगी राकेश जी का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी यहाँ दक्षिण भारत के जो राज्य उसमें अपनी वो मजबूत पकड़ बनाने में कहीं ना कहीं असफल नजर आ रही है, और इसकी एक प्रमुख वजह ये भी है कि उसे एक मजबूत जो संगठन है यहाँ पर साथी के तौर पर एनडीए के अंदर दक्षिण भारत में मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में हमारी सहयोगी नेहा यहाँ पर है, नेहा से मैं सवाल लूंगा। नेहा, दक्षिण भारत का जिक्र आ रहा है, उत्तर भारत का जिक्र आ रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि उत्तर भारत में मोदी लहर है, जहाँ पर करीबन 70 से 80% में भी अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा कि लोकसभा सीटें बहुत आती हैं, क्या वहां पर बीजेपी खेला कर देगी एक बार फिर से? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर देखा जा सकता है जिस हिसाब से यहाँ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी है, उसको देखकर तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी इसका कहीं ना कहीं असर पड़ता नजर आएगा। आपने यहाँ पर एक बात ये सुनी होगी कि सेमीफाइनल से पता चल जाता है कि फाइनल में क्या होगा, तो यहाँ पर विधानसभा चुनावों से ये पता चल रहा है कि लोकसभा चुनावों में क्या होगा। और जैसे कि आपने यहाँ पर बताया कि उत्तर भारत में क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की और मोदी लहर देखने को मिल सकती है, बिल्कुल यहाँ पर ये कहा जा सकता है, अब कहा जा सकता है कि 2024 के चुनावों में मोदी लहर को देखना दोबारा यहाँ पर साबित हो सकता है। यहाँ पर साबित हो सकता है। इस बीच आपको बता दें कि जिन 3 राज्यों में यहाँ पर बहुमत सब सरकार बनाती बीजेपी नजर आ रही है, यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसमें 65 लोकसभा सीटें आती हैं। तो जिस तरह से इन राज्यों के विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल 24 का माना जा रहा है, तो उस पर मेरा आखिरी सवाल सहयोगी हमारी नाजमीन से रहेगा कि नाजमीन, सेमीफाइनल इन्हें माना जा रहा है, तो क्या जो 65 लोकसभा सीटें इन राज्यों में आती है, क्या ये भी मान लिया जाए कि 40+ बीजेपी इन 3 राज्यों में लेकर आने वाली है? देखिए, वो तो देखना होगा, लेकिन जैसे सेमीफाइनल की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये अनुमान लगाया जा रहा था कि सिर्फ मध्य प्रदेश में आ सकती है, तमाम और राज्यों में जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर चुनाव हुए, नतीजे सामने आए, तो क्या देखने को मिलता है कि 3 राज्यों में बहुमत के साथ सरकार बना लेती है भारतीय जनता पार्टी। और तेलंगाना और मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर वो दबदबा कायम नहीं कर पाई, या ये कहें कि वो भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पाई जिस भाषा का इस्तेमाल राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में करती हुई नजर आई है। हिंदुत्ववाद का कार्ड खेलती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर भगवा रंग फहराने की बात कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के कई समर्थकों को अब सीएम बनाने की रेस में राजस्थान में दौड़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं राजस्थान भी उत्तर प्रदेश के माहौल में ढलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशें करने में जुट चुकी है। तो ऐसा यहाँ पर माना जा रहा है कि अभी सेमीफाइनल में तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में अभी बड़ी टक्कर इंडी गठबंधन देने के लिए तैयार है। इंडी गठबंधन की बात करते हो यहाँ पर अभी बेशक साथ में नहीं है, लेकिन जरूर लोकसभा के चुनाव में ये बड़ा गठबंधन यहाँ पर टक्कर देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर क्या बात यहाँ पर आपने सुनी राजमीन ने कही, क्या राजस्थान भी अब उत्तर प्रदेश के रंग में रंगता नजर आ रहा है? इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? क्या लगता है आपको कि इंडिया गठबंधन अगर यहाँ पर पूरी एकजुटता से अब साथ आता है और तमाम लोकसभा सीटों पर एकजुटता से फैसला लेकर यहाँ पर सीटों का वितरण अगर करने में कामयाब रहता है, तो क्या वो यहाँ पर 2024 में एनडीए के अंदर यहाँ पर आने वाली बीजेपी, खासतौर पर बीजेपी को जो है, क्या वो झटका दे सकता है? इस पर आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज़।